अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को पंजाब कॉलेज बिलवाल का जो ई लर्निंग प्रोग्राम है उसमें कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हमेशा की तरह प्रीवियस डिस्कशन कि प्रीवियस हमने क्या चीज़ें डिस्कस की। आप लोगों को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट लिया था एक ईजी टॉपिक का जिसका नाम था ऑपरेटर्स। ऑपरेटर बेसिकली क्या है, आप लोगों के पास वो सिंबल्स हुआ करते हैं जो डिफरेंट तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करने के लिए आपके पास यूज़ किए जाते हैं। अब आप लोगों के साथ हमने ऑपरेटर्स की बात की और आगे मैंने उसकी कुछ टाइप्स आपको बताई, जिसमें आप लोगों को मैंने डिस्कस किया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। उसके बाद हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स की थोड़ा सा हमने इसका नाम देखा। फिर हम लोगों ने डिस्कशन जो है ना वो की कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो कुछ आएगा हमारे पास। तो आज कुछ उसी ऑपरेटर को लेके ही आगे बढ़ना है। वो जो ऑपरेटर हमने लास्ट लेक्चर में देखा और उसमें हमने एक ही ऑपरेटर डिस्कस किया था, वो क्या था आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो डिस्कस करना है वो आप लोगों के पास कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपाउंड असाइनमेंट है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो ध्यान से सुनिएगा कि आज के लेक्चर में जो बातें हैं वो इजी टॉपिक्स ही हैं, ठीक है। आप लोग सुनेंगे तो आपको फ़ौरन से तैयार हो जाएंगी, समझ भी आ जाएंगी, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो इसलिए कि सब लोग ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। चलें जी, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे पास पहली चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन। कि एक्सप्रेशन आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर के मुताबिक कोई भी एक स्टेटमेंट है जिसको वैल्यूएट किया जाता है और इन द एंड वो हमें क्या करेगा, सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। अब वो डेटा टाइप क्या होगी एक्सप्रेशन की, वो असल में हमारे पास क्या है, उसके अंदर जो ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं उसके ऊपर बेस कर रही है। जरा गौर करें कि एक ऑपरेंड आपके पास इंटीजर है, दूसरा ऑपरेंड भी इंटीजर है, तो रिजल्ट में मैक्सिमम चांस क्या है कि हमारे पास इंटीजर ही मिलेगा। दोबारा से, अगर एक ऑपरेंड क्या है हमारे पास क्या है, इंटीजर है, दूसरा इंटीजर है, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। एक ऑपरेंड आपके पास क्या है, इंटीजर है, दूसरा आपके पास फ्लोट है, तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्लोट ही मिलेगा। तो इस बात को देखते हुए थोड़ा सा हमने एक चीज़ का अगर ख्याल करें तो हमारे माइंड में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर एक डेटा टाइप छोटी है, फॉर एग्जांपल ये 2 बाइट की है, ये 4 बाइट की है, तो रिजल्ट आपको कौन सी डेटा टाइप में मिला है, जो बड़ी डेटा टाइप है। तो आपके पास एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जब हम दो ऑपरेंड्स को आपस में कोई भी ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं और इन द एंड हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो बड़े ऑपरेंड में ही मिलेगा या फिर बड़ी डेटा टाइप में ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे है कि एक इंटीजर है और एक फ्लोट है, तो रिजल्ट आपको किस में मिला, फ्लोट में मिला। तो ये बेसिकली क्या है, डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन, की एक्सप्रेशन की डेटा टाइप क्या होगी। दोबारा से कि अगर दोनों ऑपरेंड्स आपके पास इंटीजर हैं तो रिजल्ट इंटीजर में मिलेगा, लेकिन अगर एक ऑपरेंड इंटीजर है दूसरा आपके पास फ्लोट है तो रिजल्ट बड़ी डेटा टाइप में ही मिलेगा। अगर एक ऑपरेंड आपके पास फ्लोट है दूसरा लॉन्ग डबल है तो रिजल्ट लॉन्ग डबल में मिलेगा, ठीक है। ये दोबारा से जी, अगर एक आपके पास फ्लोट है दूसरा लॉन्ग डबल है तो रिजल्ट किस में मिलेगा, लॉन्ग डबल में मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग डबल हमारे पास कौन सी टाइप है, बड़ी टाइप। तो आपको हमेशा रिजल्ट किस में मिलता है, जो टाइप बड़ी है उसी में ही आपको रिजल्ट मिला करता है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं एक और की तरफ, और वो हमारे पास क्या है, असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसकी हम बाद में बात करेंगे इसी टॉपिक के साथ, और अभी हम देख लेते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट बेसिकली यूज की जाती है वैल्यू को असाइन करने के लिए, ठीक है। दोबारा से कि असाइनमेंट स्टेटमेंट हमारे पास किस लिए यूज की जा रही है, असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल। किस तरह से, जैसे यहां पे ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, आपको पता है ना एक्सप्रेशन का सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। अब सिंगल रिजल्ट जो प्रोड्यूस होगा वो किसे असाइन हो जाएगा, एक्स को असाइन हो जाएगा। एक्स क्या है, यहाँ पे वो वेरिएबल है जिसको इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट मिलेगा। तो हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होगी, वो स्टेटमेंट जिसमें हम वैल्यू क्या करते हैं, असाइन करते हैं। वो एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है इस तरह से, इसका मतलब ये हुआ कि 10 किसे असाइन हो रहा है, एक्स को, या फिर वो पूरा एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है जो कैलकुलेट होगा और जब रिजल्ट मिलेगा वो किसे मिल जाएगा, एक्स को मिल जाएगा। लेकिन ये असाइन किसकी मदद से हो रहा है, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये जो इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो बेसिकली आपके पास यूज किया जा रहा है वैल्यू को असाइन करने के लिए।
और अगर ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो एक तो ये सिंटैक्स एरर आएगा और कभी भी हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर के बगैर वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो दोबारा से जी असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट जिसमें हम वैल्यू को असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, और आप लोगों के पास किसकी मदद से? असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। और ये जो इक्वल टू है ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसका मकसद क्या है कि वैल्यू को असाइन करना। अब इसी असाइनमेंट ऑपरेटर को लेते हुए एक छोटी सी डिस्कशन और है, ठीक है। अब छोटी सी डिस्कशन क्या है कि हमारे पास जब भी हम वैल्यू असाइन करते हैं कुछ इस तरह से कि x इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है तो ये क्या है? राइट साइड। तो हम ये कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर हमेशा क्या आएगी? वैल्यू आएगी, और राइट साइड पे क्या आएगा? वेरिएबल आएगा। लेकिन अगर ऐसे हो जाए 100 इज इक्वल टू x, जिसमें राइट साइड पे क्या आ गई? वैल्यू आ गई, और आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या आ गया? वेरिएबल, तो ये क्या है? गलत है। तो ये बुक में एक वर्ड लिखा होगा एल वैल्यू, आर वैल्यू, तो ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है और राइट साइड वाली वैल्यू की बात की जा रही है। और आपके पास किसकी मदद से? इस एक्सप्रेशन के ऊपर, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो है वो क्या होगी? असाइन होगी किसे? राइट साइड वाले वेरिएबल को। लेकिन किसकी मदद से? असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। और इसके अंदर ये गलत प्रैक्टिस होगी कि आपके पास वेरिएबल इधर आए और वैल्यू इधर आए। एक दफ़ा ना आप लोगों के पास पेपर में एक एरर आ गया, फाइंड द एरर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें ये लिखा था कि वेरिएबल आपके पास लेफ्ट साइड पे था और वैल्यू क्या थी? राइट साइड पे। तो आपके पास 100% है कि इसको हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, बल्कि इसको कैसे लिखेंगे? जैसे ये अबव एक्सप्रेशन, जहाँ पे मेरी फिंगर आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे इसके मुताबिक लिखा जा रहा है। तो ये बेसिकली छोटी सी स्टेटमेंट थी कि लेफ्ट वैल्यू क्या होती है और राइट वैल्यू क्या होती है। असल में ये बात हो रही है असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट साइड की। लेफ्ट साइड पे क्या आएगा और राइट साइड पे क्या आएगा। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास असाइनमेंट स्टेटमेंट की बात होगी, साथ में एल वैल्यू और आर वैल्यू की बात होगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, इसकी पहले डिस्कशन कर लेते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट से क्या मुराद है कि आपने वैल्यू क्या करनी है? असाइन करनी है, ठीक है। दोबारा देख लीजिएगा, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट और ये आपके पास असाइनमेंट स्टेटमेंट है। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आप लोगों के पास एक से ज़्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पे तो सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 10 होगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, जैसे यहाँ पे है a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू 10, इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू भी 10 है और b की वैल्यू भी क्या है? हमारे पास 10 है। मोर देन वन असाइनमेंट एट द सेम टाइम इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज हुआ करते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं एक ही असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर, देखें दोबारा से कि एक से ज़्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा एक ही असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। और जैसे दोबारा से जी हमारे पास a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू 10 है, तो इसका मतलब है a की वैल्यू भी 10 है और b की वैल्यू भी क्या है? 10 ही असाइन हुई है। तो अगर आप एक से ज़्यादा असाइनमेंट करना चाहते हैं, एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करना चाहते हैं एट द सेम टाइम, तो उस टाइम जो हम यूज़ करेंगे वो क्या होगी? कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो ये आपके पास थोड़ी सी डिस्कशन होगी एक और कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है जिसमें सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज़ हो रहा है, और कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है जिसमें एक से ज़्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज़ हो रहे हैं। अब इसी चीज़ को जो है ना स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं एक और के साथ, और वो क्या है? हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जरा गौर कर लें यहाँ पे बात क्या हो रही है। ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है और ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसमें आप लोगों के पास ऑपरेटर भी इस्तेमाल होगा। कौन सा ऑपरेटर जी? अरिथमेटिक ऑपरेटर। और साथ में असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज होगा। और जब दो ऑपरेटर इकट्ठे आ जाए जिसमें एक अरिथमेटिक ऑपरेटर हो और एक आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर हो, तो वो आप लोगों के पास क्या बन जाता है? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। याद रखिएगा जितने भी आप लोगों के पास एक्सप्रेशन आएंगे ना, चाहे वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो या कोई सा भी एक्सप्रेशन हो, तो आपके पास सिंगल रिजल्ट ही प्रोड्यूस होगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि आप लोगों के पास दो चीज़ें, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर और एक आप लोगों के पास असाइनमेंट ऑपरेटर जब इकट्ठे इस्तेमाल हो जाते हैं तो वो क्या बन जाएगा? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? a प्लस इज इक्वल टू 10। यहाँ पे देखें ये अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक असाइनमेंट
अरिथमेटिक असाइनमेंट, अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट। तो ये इसके डिफरेंट एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की। अब इन लाइंस का मतलब क्या है? ठीक है, इन लाइन का मतलब इंतहाई इजी है। ज़रा एक लाइन में लिखने लगा हूँ, गौर से देखिएगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ a इक्वल टू a प्लस 10। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि a में 10 जमा करो, जो रिजल्ट आया है वो किसे दे दो? a को। यानी कि पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म होगा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और फिर आपके पास क्या होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जी हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 10 है। ठीक है, ए में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है? 10 पड़ा हुआ है। जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो यहाँ पे 10 प्लस ये ऑलरेडी 10 जो है, यानी कि ये कांस्टेंट है, उसमें वेरिएबल का जो 10 है, इन दोनों का हम जमा करेंगे तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20। यानी कि इस जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा? बे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। दोबारा से जी, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या मुराद है कि जब आप दो चीज़ें, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर और एक असाइनमेंट का इस्तेमाल करेंगे, और किस तरह से? पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा और फिर उसके बाद वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है a प्लस इक्वल टू 10। इसका मतलब ये हुआ कि a में पहले 10 जमा करो। a में कुछ भी पड़ा हो सकता है, 10, 20, 30, 40। मैंने कहा जी a में 10 पड़ा हुआ है, तो 10 में हम 10 जो है वो कांस्टेंट जमा कर रहे हैं, ये वाला, और जो वैल्यू आई है वो कहाँ चलेगी? a के पास। तो ये जो आपके पास ऑपरेटर है इसका नाम क्या है? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसमें अब इसमें क्या बनेगा? इसमें आपके पास कुछ इस तरह से इसे लिखा जा सकता है, a इक्वल टू a माइनस 10। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 10, और इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू a डिवाइडेड बाय। अब ये और ये आपस में बराबर हैं। ये एमसीक्यूज में भी एक दफ़ा इस तरह का पॉइंट आ गया था कि ये किसकी इक्वल है। इस तरह का एक एक्सप्रेशन गिवन था और नीचे ऑप्शंस में ऐसा ही एक्सप्रेशन था, तो आपने बताना है कि अगर ऐसी कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो इसमें से किसकी इक्वल बन जाता है। तो वो भी ध्यान से आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे a माइनस इक्वल टू 10 लिखा था, तो मैंने क्या कर दिया? a माइनस 10 इज इक्वल टू a, यानी कि ये जो है इक्वल टू ये आ गया। और इसका मतलब है ये मीनिंग है कि a माइनस 10, a में से 10 माइनस करो और जो रिजल्ट है वो किसे दे दो? a को दे दो। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि a को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया है वो किसे दे दो? a को दे दो। इसका जो मतलब है वो क्या बनता है? a को 10 से डिवाइड करो, जो आंसर आया है वो किसे दे दो? a को दे दो। तो ये एक और छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब एक और फाइनल छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है आप यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी का मतलब है सिंगल, बाइनरी का मतलब है दो। क्या जी? ऑपरेंड्स। आपके पास यहाँ पे यूनरी का मतलब यह है कि ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ काम करेगा, और बाइनरी का मतलब क्या है कि वो ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड्स के साथ काम करेगा, यानी कि दो वैल्यूज के ऊपर काम करेगा। जैसे a प्लस बी, एक वैल्यू है, b एक वैल्यू है, दरमियान में प्लस है। तो ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर, ये आप लोगों के पास किस में आ जाते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। और आप लोगों के पास ये जो माइनस मैंने लिखा है, प्लस प्लस लिखा है, जिसके जो एक ऑपरेंड के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये आपके पास किस में आ जाते हैं? यूनरी में आ जाते हैं। यूनरी का मतलब सिंगल, बाइनरी का मतलब दो। ऐसे ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड्स के साथ काम करें वो आप लोगों के पास क्या है? बाइनरी है। और ऐसे ऑपरेंड जो सिंगल, ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के साथ जो है वो काम करते हैं वो क्या हैं? यूनरी हैं। अब हम इसमें से इस यूनरी की बात कर लेते हैं। और यूनरी के अंदर आप लोगों के पास जो आपकी बुक में हिस्सा है, आपके पास जो ऑपरेटर डिस्कस किए गए हैं वो एक है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब है इंक्रीज बाय 1। ठीक है, दोबारा से, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है? +1, और डिक्रीमेंट का मतलब क्या है? -1। यानी कि इंक्रीज बाय 1 और डिक्रीज बाय 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल जी यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है a इक्वल टू 10। अब वैल्यू तो 10 है, अगर मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो ये 10 की बजाय क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और अगर मैं डिक्रीमेंट करूंगा तो ये 10 की बजाय क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। यानी कि एक की कमी या एक का इजाफा। इंक्रीज बाय 1 या फिर डिक्रीज बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ही डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जी मजीद। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? यहाँ पे देखें, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो लिखा है a प्लस प्लस, यानी कि a के बाद 2 प्लस लगे हुए हैं। यहाँ पे a से पहले 2 प्लस पर लगे हुए। तो ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट भी होता है और पोस्ट फिक्स।
प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। क्या चीज पहले, क्या चीज बाद में? अगर आप लोगों के पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो ये जो प्लस प्लस है, ये ऑपरेंड के बाद आ रहे हैं, प्लस प्लस क्या है, ऑपरेंड के बाद आ रहे हैं, तो वो पोस्ट फिक्स है। अगर ऑपरेंड से पहले आ रहे हैं तो वो क्या है, प्री फिक्स इंक्रीमेंट है। और इन दोनों का मतलब भी क्या है, इंक्रीज बाय 1। अगर एक वैल्यू का इजाफा करना चाह रहे हैं तो हम इन दो तरीकों से कर सकते हैं। एक, हम प्लस प्लस चाहे यहाँ पे डाल दें चाहे यहाँ पे डाल दें, लेकिन यहाँ पे ना कुछ और साथ में कंप्लेक्सिटी है इसके अंदर, वो भी देखते हैं जी। अब यहाँ पे अगर इस तरह से लिखा गया a प्लस बी, ब्रैकेट लगाई और आगे प्लस प्लस, तो ये रॉन्ग कंसिडर होता है, इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम नहीं करेगा, आपके पास जो है वो एरर जनरेट हो सकता है। अगर इस तरह से लिखा गया हो a प्लस बी है, आगे ब्रैकेट है और प्लस प्लस जो है आपके पास ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो इसमें भी क्या है, आप लोगों के पास एरर जनरेट होगा। तो आप लोगों ने ये दो रिप्रेजेंटेशंस नहीं करनी, ठीक है। आप अभी तक यहाँ तक जो है ना, यानी कि आपके पास ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। अब पहले ऑपरेटर लिखने में और बाद में ऑपरेटर लिखने में क्या कोई डिफरेंस है या नहीं है, वो छोटी सी एक एग्जांपल लेके इसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जरा गौर करें यहाँ पे a प्लस प्लस बी, देखें इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहाँ पे है, ठीक है, आप लोगों के पास b से पहले है। दोबारा से a जो है वो वेरिएबल है, आगे असाइनमेंट ऑपरेटर, अब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर शामिल हो गया साथ में, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, वैल्यू को असाइन करना। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर b से पहले है, इसका मतलब है ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है। और यहाँ पे आप लोगों के पास इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि b के अंदर कुछ भी पड़ा है, पहले उसमें एक इजाफा करो, b में कुछ भी पड़ा है पहले उसमें एक इजाफा करो, और जो नया रिजल्ट आया है वो किसे दे दो, वो a को दे दो, ठीक है। दोबारा से जी, पहले b में कुछ भी पड़ा है, चाहे 10 है, 20 है, 30 है, उसमें एक इजाफा करो, जो रिजल्ट नया आया है एक इजाफा करने के बाद वो किसे दे दो, a को दे दो। जैसे यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि b में क्या पड़ा है, 10 पड़ा है। अब जब b में 10 पड़ा है तो उसमें एक इजाफा हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। और वो 11 अब किसे मिल जाएगा, a को मिल जाएगा, किसकी मदद से, असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं इस चीज को, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ a इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, ये लाइन अगर मैं लिख दूं तो क्या होगा, है b की वैल्यू 10 ही, b जो है वो क्या है हमारे पास है 10 ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू बी प्लस, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर b के बाद आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट की बात हो रही है। b की वैल्यू है 10 ही, इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि पहले क्या करो, इस b को किसे असाइन करो, a को असाइन करो, और फिर b में क्या कर दो, इजाफा कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले b की वैल्यू असाइन हो चुकी है तो a की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 10 आएगी। देखें यहाँ पे मतलब ये है कि b में कुछ भी पड़ा है वो किसे दे दो, a में दे दो, और b में क्या पड़ा, 10 पड़ा, तो a को क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। और उसके बाद b की वैल्यू 10 थी, तो बाद में जब इजाफा होगा तो b की वैल्यू नहीं क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, लेकिन a के पास क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, ठीक है। ये है कि आपको थोड़ी समझ आ जाए, मकसद वही है जो चीज़ ये समझाना है, ठीक है। हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लस प्लस बाद में आ गया तो हमारे पास क्या होगा कि b की वैल्यू यहाँ से इधर आ जाएगी। अगर b की वैल्यू 10 है तो a के पास 10 चला जाएगा, और उसके बाद b की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले इजाफा हुआ, ठीक है, फिर वो वैल्यू किसे मिली, a को मिली। यहाँ पे पहले वैल्यू जो है वो a को मिलेगी, फिर इजाफा होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वैल्यू पहले इजाफा करेगी, पहले यानी कि b में इजाफा होगा, और फिर वो वैल्यू किसे मिलेगी, a को मिलेगी। और अब इसको एक और तरीके से भी ये रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक और रिप्रेजेंटेशन देख लें थोड़ी सी, a इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, ये लिखा हो। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये है कि हम अगर इसको लिखना चाहें तो एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले b में इजाफा हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि सिंपली जो बात समझाने वाली है वो यहाँ पे देख लें कि आपके पास अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं तो कैसे वर्क करेगा।
ठीक है जी। असाइनमेंट ऑपरेटर का, असाइनमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर का अगर हम इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं तो ये किस तरह से काम करेगा। आपको थोड़ी सी बात और देखनी है, आपकी बुक में एक दो लाइन और लिखी हैं कि आप इसका मतलब क्या है, इसको आसानी से समझाने के लिए कैसे लिख सकते हैं। आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्लस प्लस बी, और उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि पहले बी में इजाफा करो और फिर जो बी है वो किसे दे दो, ए को दे दो। लेकिन यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि पहले b को किसे दे दो, a को, और उसके बाद b में क्या कर दो, a का इजाफा कर दो। तो ये एक और रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है आप लोगों को समझाने के लिए, ये वाली रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे आप लोगों के पास ये रिप्रेजेंटेशन। इसमें देखें पहले इजाफा हो रहा है फिर असाइनमेंट हो रही है, और इसमें आप लोगों के पास पहले असाइनमेंट हो रही है और फिर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट या फिर इजाफा हो रहा है। और यही सारी स्टोरी जो है वो डिक्रीमेंट के साथ है। डिक्रीमेंट भी प्रीफिक्स भी है और पोस्ट फिक्स भी है। और यहाँ पे तो इंक्रीज बाय 1 हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज बाय 1, यानी कि वैल्यू आप लोगों के पास 10 थी तो वो 9 हो जाएगी। और इसमें भी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट भी आएगा और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट भी आएगा, और सेम इन दोनों के मैकेनिज्म के ऊपर ही आएगा। लेकिन यहाँ पे तो इजाफे की बात हो रही है, वहाँ पे किसकी बात होगी, कमी की बात। वो आप लोगों ने खुद से देखना है। यही सारी बातें जो आप लोगों के सामने इंक्रीमेंट के लिए रखी गई हैं वही डिक्रीमेंट के लिए हैं, लेकिन माइनस के साथ, यानी कि 1 की कमी के साथ। इंक्रीमेंट में 1 का इजाफा हुआ और डिक्रीमेंट में क्या हुआ, 1 की कमी होगी। अब वो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके इस टॉपिक का हिस्सा है वो थोड़े से देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे रीराइट द एक्सप्रेशन यूजिंग विदाउट यूजिंग प्लस प्लस ऑपरेटर। अब ये एक्सप्रेशन है, इसको आपने इसके बगैर लिखना है। तो इसको आसानी से लिखा जा सकता है n = n + 1। इसका यही मतलब हुआ ना, इंक्रीमेंट, इंक्रीज बाय 1। तो यहाँ पे भी क्या है, हमने n में 1 का इजाफा किया और z किसे दे दिया, n को दे दिया। तो ये प्लस प्लस ऑपरेटर के बगैर भी लिखा जा सकता है कि आप n में 1 जमा करो, जो रिजल्ट आया है वो किसे दे दो, n को दे दो। तो इसको कहते हैं एक्सप्रेशन को लिखना। यही अगर इस तरह से आ जाता n माइनस माइनस, तो सिंपली आप क्या करते हैं, n = n - 1, कहने में क्या कर दो, 1 की कमी कर दो, वो रिजल्ट किसे दे दो, n को दे दो। आगे है असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट बेसिकली ऐसी स्टेटमेंट होती है जो वैल्यू को असाइन करने के लिए हमारे पास यूज़ की जा रही है। और वो आपके पास असाइनमेंट स्टेटमेंट कौन सी है, ये है, जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर का आपके पास इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे है असाइनमेंट ऑपरेटर विद एग्जांपल, यानी कि इसमें हमने किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, सिर्फ और सिर्फ = को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। तो आप यहाँ से कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल कोट करके इसको जो है वो अंडरस्टैंड या लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 188 है, 189 है और 190। आगे आ जाता है डिफाइन कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। जब मोर देन 1 असाइनमेंट एट द सेम टाइम आप लोगों के पास परफॉर्म हो रही होंगी तो उसे क्या कहा जाएगा, कंपाउंड असाइनमेंट। आगे आ जाता है डिफाइन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि इसकी बात की जा रही है जिसमें कम्बिनेशन है अरिथमेटिक ऑपरेटर का और असाइनमेंट ऑपरेटर का। ये भी आपने सिंटैक्स और एग्जाम्पल के साथ ये सारी चीज़ें देख लेनी है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। जो आंसर्स आप लोगों ने लिखने हैं और आप लोगों के पास सारा मटेरियल अवेलेबल है, बुक अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, जिसको साथ साथ स्टडी करें, MCQs को भी स्टडी करें। अल्लाह हाफिज़।